अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीबीए 6 है, नहीं 4th है ये। और बेटा हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, राइट। तो बीबीए 4th बेटा आज है हमारा ये लेक्चर नंबर 16। और लेक्चर नंबर 16 का जो टॉपिक है, माइट बी यू स्टूडेंट्स मे हैव स्टडीड दीज टॉपिक्स इन द लेक्चर इन द सेमेस्टर 2 इवन। माइट बी, यस, हो सकता है कि आपने पहले कभी पढ़े हों, तो इस वजह से उस लिहाज से अगर ये आपने पढ़े हैं तो फिर तो बहुत इजी हो जाएगा ये आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना और इसके सारे चीज़ों को देखना और समझना। अगर नहीं भी किया तो देन इट्स ओके, इंशाल्लाह आज हम उसको जो है वो अच्छे से कर लेंगे। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 16 का, वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ये हमारा आज का टॉपिक है। तो जो दो टॉपिक्स आपके लेक्चर में चलेंगे वो होंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स सी कि आज हम कितना कवर कर पाते हैं, क्योंकि टाइप्स जो हैं वो कोई ऑलमोस्ट 7 टाइप्स हैं इसकी, और ये फिर लेंथी हो जाएगा ज़्यादा, पूरी की पूरी 7 टाइप्स को आज ही करना। तो दैट्स वाई वी कैन से कि माइट बी पॉसिबल कि ये लेक्चर नंबर 17 में कुछ इसका हाफ पोर्शन चला जाए, ठीक है। लेकिन एनी हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। तो बेटा स्ट्रक्चर, पहले मैं आप बच्चों को कॉन्सेप्ट देना चाहूँगी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं हम। अब अच्छा बेटा, ये आपको ना थोड़ा मतलब जैसे जैसे मैं आगे चलूँगी तो आपको लगेगा ऐसा कि मैम ने ये पहले भी लेक्चर डिलीवर किया हुआ है। यस, ये मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन उस टाइम मेरे पास मेरा बेटा हाशिम भी था और कुछ 2-4 दफ़ा मुझे भी उठ के किसी काम से, घर के काम से जाना पड़ा, तो दैट्स वाई वो मुझे बेहतर नहीं लगा, क्योंकि उसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा थी लेक्चर में ना। सो दैट्स वाई मैंने उसको स्किप करके अपने न्यूली आपकी वीडियो बना रही हूँ। तो ये जितनी भी मैंने साइड्स पे चीज़ें लिखी हुई होंगी ये पहले की मैंने जो है वो एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। लेकिन उनको मैं साथ साथ इंशाल्लाह फिर से कवर कर लूँगी। अच्छा बेटा, स्ट्रक्चर को हम उर्दू में बोलते हैं साख्त, ठीक है। आपने एफएससी में जिन स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी पढ़ी है उन स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से पता होगा कि जी स्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, साख्त का मतलब क्या है कि या लेट्स सपोज कि कोई भी चीज़, लिविंग चीज़ या नॉन लिविंग चीज़, ठीक है, वो जिन जिन चीज़ों से मिलके बनी हुई होती है ना उसको हम उसका स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी का अगर एफएससी के लेवल पे, अब तो 9th-10th लेवल पे भी प्रॉपर एक बॉडी बच्चों को ये असाइनमेंट दी जाती है। इनके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में मतलब हार्ट अलग होता है, स्टमक अलग होता है, लेग्स अलग होती हैं, इसके अलावा इंटेस्टाइन का पोर्शन अलग होता है, आपके ब्रेन का पोर्शन अलग होता है, आपकी आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, ये सब अलग अलग होती हैं। तो स्टूडेंट्स को ये असाइनमेंट दी जाती है कि आपने पूरी एक ह्यूमन बॉडी बनानी है इनको जोड़ जोड़ के, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स बनाते भी हैं, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग होता है उन सब ये एक असाइनमेंट बच्चों के लिए। तो अब बेटा जैसे बच्चों ने क्या किया, सबसे पहले ब्रेन, ठीक है, उसके बाद ब्रेन को रखने के बाद उसके बाद फेस का पूरा स्ट्रक्चर, फेस में आइज़ रखी, नोज़ रखा, देन लिप्स का पोर्शन रखा, देन शोल्डर रखे, एंड देन जो है वो आपका बैकिक यानी कि जो बैकबोन आ जाती है वो पोर्शन आ गया, एंड देन लेग्स, फिर इसके बीच में स्टमक आ गया, इंटेस्टाइन आ गई और लिवर आ गया जिसको आप जिगर बोलते हैं वो आ गया, और स्प्लीन आ जाती है इसमें, फिर और भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स वो बायोलॉजी के लिहाज से होते हैं। अब बेटा ये पूरा यानी कि ये इन चीज़ों के मिलने से क्या बना है, एक पूरा स्ट्रक्चर बना है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इनमें से ब्रेन का काम अलग है, आइज़ का काम अलग है, नोज़ का काम अलग है, लिप्स का काम अलग है, टंग उसका काम अलग है, शोल्डर्स अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, इसके अलावा गॉल ब्लैडर हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं ये अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। आपके फेफड़े इसमें आ जाते हैं, लंग्स आ जाते हैं, इसके अलावा लंग्स होते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है,
लिवर, लंग्स, यस, कवर अप होंगे, ठीक है। अच्छा, लंग्स होते हैं जिनके ज़रिए से आप सांस लेते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, देन लेग्स का अलग अलग पोर्शन और पेल्विक रीजन, और ये सब रीजन्स जो हैं ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखिए कि एक स्ट्रक्चर यानी कि एक ह्यूमन बॉडी अगर हम उसे कहें तो वो एक इंसान होता है, एक एंटिटी होती है, ठीक है। लेकिन उस एंटिटी को मुकम्मल बनाने के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर, उनके लिए अलग अलग छोटे छोटे ऑर्गन्स बनाए गए, और वो ऑर्गन जो हैं वो अपना अलग अलग से एक काम परफॉर्म करते हैं, और उन सब के कामों को जब इकट्ठा किया जाता है तो फिर हम कहते हैं कि ये एक पूरी ह्यूमन बॉडी की वर्किंग है, ठीक है। समझ में आ गया आपको बेटा। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन भी एक एंटिटी होती है, यानी कि उसको एक इटसेल्फ एक पर्सन की हैसियत से देखा जाता है, क्योंकि उसकी एक लीगल एंटिटी होती है, लीगल वैल्यू होती है, लीगल प्लेस होती है इकोनॉमी के अंदर। तो इसी अब वो जब एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, ठीक है, उसकी बिल्डिंग का बनना तो वो इंडो सीमेंट और डिफरेंट मैप्स से रिलेटेड वो तो बन गई, ठीक है। अब सिर्फ बिल्डिंग को खड़ा करना या वहाँ पे मशीनरी लगा देना ये तो इनफ नहीं है ना, वहाँ पे उसको चलाने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए वहाँ पे काम करना पड़ेगा, ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, और ऑपरेशंस जो हैं वो सिर्फ ऑनर तो बैठ के कर नहीं सकता, डायरेक्टर तो बैठ के कर नहीं सकता, तो देन डेफिनेटली उस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए डिफरेंट हायरार्की लेवल्स बनाए जाते हैं। समझ में आ गया? हायरार्की लेवल्स बनाए जाते हैं, मीन्स कि पहले सीईओ होता है, उसके अलग फंक्शंस होती हैं, उसने अलग काम करना होता है। फिर डायरेक्टर्स आ जाते हैं, डायरेक्टर्स के अलग फंक्शंस होती हैं, उन्होंने अलग काम करना होता है। फिर उसके नीचे सब डायरेक्टर्स आ जाती हैं, उनके अलग फंक्शंस होते हैं। फिर नीचे मैनेजमेंट टीम आ जाती है, मैनेजमेंट टीम में भी ऑपरेशनल मैनेजमेंट आ जाती है, और जो मैनेजर्स जो उसको पूरा मैनेज करते हैं, फंक्शनल मैनेजर्स वो आ जाते हैं। फिर मैनेजर्स से नीचे जो है वो एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। सो बेटा अब ये सारे आप ये समझिए कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी मैंने आपको बताया ना, आप ये समझिए कि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, और हर पार्ट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और जब सबके फंक्शंस को इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करके एट द एंड ऑफ द डे आप जब वो सबके लोगों के काम को इकट्ठा करके आप जब देखते हैं कि आया हमारा एक दिन का गोल मुकम्मल हुआ या नहीं, तो वो सबके कामों को इकट्ठा करके कहते हैं कि येस, ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम पूरा किया, ठीक है, जो कि उसके वन डे के सर्वाइवल के लिए या वन डे के उसकी जो ऑब्लिगेशंस थी, जो उसका काम बनता था, गोल सेटिंग थी, वो उसने काम मुकम्मल किया, ठीक है। सो बेटा अब ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हायरार्की लेवल होगा, ठीक है। हायरार्की लेवल लाइक मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सीईओज होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, फिर मैनेजर से नीचे भी फंक्शनल मैनेजर्स और ऑपरेशनल मैनेजर्स, एंड देन उससे नीचे भी क्या आ जाएंगे, आपके एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। तो ये होता है, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है हायरार्की लेवल का होना, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने लिहाज से क्या मतलब कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती हैं, स्मॉल स्केल पे होती हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मीडियम स्केल पे होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लार्जर स्केल पे होती हैं। तो उनके डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ उनके हायरार्की लेवल भी जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक अगर मैं हमारी ये जो स्ट्रीट अकेडमीज़ होती हैं, अगर मैं सिर्फ इनकी बात करूँ तो अकेडमीज़ में कोई नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। उनमें आप देखते हैं कि वन प्रिंसिपल भी उठ के जाके क्लासेस ले रहा होता है, वो अपना मैनेजमेंट का प्रिंसिपलशिप भी परफॉर्म कर रहा होता है, वो क्लासेस भी ले रहा होता है, एज अ टीचर एज अ लेक्चरर भी एक्ट कर रहा होता है। तो चूँकि वो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी कम हैं, तो उसमें कोई बहुत प्रॉपर और वाज़िया आपको शायद हायरार्की ना नज़र आए, ठीक है। लेकिन उसके इवज़ जैसे अगर आप पंजाब कॉलेज की बात करते हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बात करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अब हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि मियाँ आमिर जो है वो इसका ओनर है, बट वी डू नॉट नो कि ये मियाँ आमिर जो है क्या ये अपने हेड ऑफिस में बैठता है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, ये कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, नहीं। अब हमें सिर्फ पता है कि ओनर जो है वो मियाँ आमिर है, उससे नीचे उसके सीईओज़ हैं, डायरेक्टर्स हैं, सब डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वाइस प्रिंसिपल्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं।
तो ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, इसके सर्वाइवल के लिए, इसके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो पूरा एक हायरार्की लेवल बनाया गया है, इसको हम बोलते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। और उस हायरार्की लेवल के अंदर हर बंदा अपने अपने हिस्से का डिफरेंट काम परफॉर्म करता है, और जब उन सब के कामों को इकट्ठा किया जाता है तो देन हमें लगता है कि यस, ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग, ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। ठीक है, सो बेटा ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से इस तरह से होगा कि डिपेंडिंग अपॉन द स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशंस और द डिपेंडिंग अपॉन द लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट तो आप बच्चों को हो गया। अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस, यानी कि जब हम प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जो वाजिया स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ये कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस, यानी कि लार्ज स्केल जो बिजनेसेस होते हैं जिनमें लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चूँकि उनमें सॉलिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, जाहिर सी बात है जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है तो इट मीन्स कि वर्किंग जो काम होंगे वो भी ज़्यादा होंगे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब जो एक अकेडमी के करने की काम है, अगर आप वो ग्रुप ऑफ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ कंपेयर करें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा कि दोनों की फंक्शनैलिटी कितनी डिफरेंट है। ठीक है, तो चूँकि कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस में ज़्यादा सॉलिड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये एक हायरार्की लेवल है। ठीक है, अब हायरार्की लेवल को मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पहले लेक्चर में मैंने आपको दिया था कि ब्रांच लिंकेज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था कि हायरार्की क्या होती है, ब्रांच लिंकेज। अब यहाँ से आपने ये भी देखना है कि कैसे हमारा लाइक अगर मैं बात करूँ कि कैसे मैदा जो है वो इंटेस्टाइन से लिंक कर रहा है, कैसे वो हमारी वोकल कैविटी से रिलेट कर रहा है, वोकल कैविटी से रिलेट करता है वो हमारे किस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेट कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट कर रहा है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गन जब अल्लाह ताला ने बना दिया तो वो बस अपने हिस्से का काम परफॉर्म करना चाहिए, नहीं, सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं, एक दूसरे को देख के चलते हैं। ठीक है, सो इसको इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये एक लिंकेज है। जैसे अगर सीईओ बैठा अपना काम करता रहे, डायरेक्टर अपना काम करता रहे, दोनों में किसी चीज़ का कोई जो है वो लिंकेज ना हो, कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ना हो, एक दूसरे को समझ के कोऑपरेट करके एक दूसरे को फैसलों को डिस्कशन करके ना चला जाए तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी नहीं चल सकती। ठीक है, सो इस वजह से हायरार्की का मतलब ये है कि ये हमेशा इनमें एक ब्रांच लिंकेज होता है। ब्रांच लिंकेज बेटा मैंने आपको मेंशन किया था, ब्रांच का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था ट्री के साथ। ठीक है, अब ट्री में देखिए मैंने इसको स्टार्ट किया था रूट्स से, कि जैसे सबसे नीचे से अगर एक दरख्त को शुरू करें ना तो उसकी जड़ें होती हैं, जड़ों के बाद उसका स्टेम जिसको तना बोलते हैं वो होता है, उसके बाद उसकी ब्रांचेस होती हैं, फिर आगे ब्रांचेस से आगे भी सब ब्रांचेस जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं उनको हम बेबी ब्रांचेस बोलते हैं। एंड देन लीव्स होते हैं, लीव्स के बाद जो होते हैं उसके फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के बाद जो आ जाते हैं वो उनके सीड्स आ जाते हैं। तो मतलब बेटा ये सब ऑर्गन्स हैं एक बॉडी के, लेकिन ये ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके एक दूसरे के मुताबिक चलते हैं, एक दूसरे के लिहाज से चलते हैं। ठीक है, सो इस वजह से भी जब हम ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हैं तो चूँकि हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली हायरार्की का जो मकसद होता है वो होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पे करना, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पे करते हुए उन्हें सुपरवाइज भी करना, सिर्फ पे ही ना करना, उनको देखना भी, उनको कंट्रोल करना, उनको हैंडल करना, उनको लीड करना, ये सारा भी जो है ये आ जाता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हेड में आ जाता है। ठीक है, तो बेटा अब चूँकि हायरार्की का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना और सुपरविजन को देखना। सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि जो हायरार्की लेवल होता है हम उसको नेम दे सकते हैं कि हमारे पास जॉब टाइटल्स होते हैं। जॉब टाइटल्स जिस तरह से जॉब्स अनाउंस होती हैं एडवर्टाइजमेंट्स में कि जी CEO की जॉब है, मैनेजर की जॉब है, एम्प्लॉय की जॉब है, लेक्चरर की जॉब है, प्रोफेसर की जॉब है, वाइस प्रिंसिपल की जॉब है, प्रिंसिपल की जॉब है। तो ये जो मेंशन होता है ना कि ये जॉब एक्चुअली क्या है, यानी कि वो जो डेजिग्नेशन मेंशन होती है कि मैनेजर है, वाइस प्रिंसिपल है, ये इसको डेजिग्नेशन बोलते हैं। तो बेटा ये जो होते हैं ये जॉब टाइटल्स जो होते हैं उनको हम हायरार्की या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है, सो अब मैं अगर मैं एक सिंपल वर्ड्स में, ये कोई मैं पेट डेफिनेशन नहीं आपको कह रही कि ये प्रॉपर एक डेफिनेशन है, बट दीज आर द जस्ट सिंपल वर्ड्स, और वो क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेबर ने क्या करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पे करना है, और ऑर्गेनाइजेशन पे और है क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडर आर रैंकिंग सिस्टम। बेटा रैंकिंग सिस्टम का मतलब ये कि सबसे ऊपर CEO हो गया, लाइक ये मैंने रैंकिंग, CEO के नीचे डायरेक्टर हो गया, उसका रैंक थोड़ा उससे नीचे मैनेजर्स का रैंक, मैनेजर से नीचे फंक्शनल मैनेजर्स का रैंक, फंक्शनल मैनेजर से फिर ऑपरेशनल मैनेजर्स का रैंक, एंड देन एम्प्लॉयज़ का फिर अपर लेवल एम्प्लॉयज़, फ्रंट एम्प्लॉयज़, बैकवर्ड एम्प्लॉयज़,
एम्प्लॉयज़, मिडल एम्प्लॉयज़, ये सारे। तो बेटा ये जो होता है ये एक रैंकिंग सिस्टम होता है, यानी कि जब आप लेबर को डिवाइड कर देते हैं रैंकिंग सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पे करने के लिए, तो वो हमारे पास फिर क्या होता है, वो हमारा बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। ठीक, ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मकसद क्या होता है हायरार्की, यानी कि स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि उसको बनाने के पीछे जो रीज़न्स होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, सो बेटा सबसे पहला जो इसका फंक्शन है स्ट्रक्चर का वो तो यही है कि द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि हु विल परफॉर्म व्हाट, कौन बंदा क्या काम करेगा और क्यों करेगा, ये रीज़न्स होती हैं हायरार्की लेवल बनाने की या स्ट्रक्चर बनाने की। ठीक है, सबसे पहले उन रीज़न्स में क्या आ जाता है, टारगेट अचीवमेंट। ठीक है, मकसद बेसिकली क्या होता है, हायरार्की स्ट्रक्चर छोटा है, बड़ा है, मीडियम लेवल का है, बट बैकएंड पे कहीं कोई जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि हमने हमारे टारगेट्स को अचीव करना है। ठीक है, देन डिवीजन ऑफ फंक्शंस, डिवीजन ऑफ लेबर का एक्चुअली मतलब क्या है कि डिवीजन ऑफ फंक्शंस, जब आप लेबर को डिवाइड कर देते हैं तो आप लोगों को डिवाइड नहीं करते, आप उनके ज़िम्मे जो काम लगाते हैं आप उन कामों को डिवाइड कर देते हैं, आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर देते हैं ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो फंक्शंस स्मूथ और एफिशिएंट वे में होते रहें। ठीक है, स्मूथ और एफिशिएंट वे में होते रहेंगे, यानी कि वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा बन के दरिया, कतरा कतरा मिल के दरिया बनता है। तो अगर हर डलने वाला कतरा साफ़ सुथरा होगा, एफिशिएंट होगा, बिल्कुल अपने लेवल पे उसने काम किया हुआ होगा, तो देन डेफिनेटली उससे जो एक समंदर बनेगा वो भी साफ़ सुथरा और शफाफ होगा। ठीक है, सो दिस इज़ आल्सो द रियलिटी बेटा कि जब छोटे छोटे हर एम्प्लॉय अपने अपने लेवल पे अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, तो फिर जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जो फंक्शनैलिटी होगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो भी अच्छे तरीके से ही परफॉर्म होंगी। हाय, क्या कहाँ से आए आप, बाहर से? अच्छा, तो बेटा अब इसमें स्मूथ फंक्शनैलिटी और फंक्शंस में क्या होता है कि इफ़ेक्टिव एंड द एफिशिएंसीज। ठीक है, अब एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉयर्स की जो भी हायरार्की स्ट्रक्चर में जो भी लाई कर रहा है, उसके काम में इफ़ेक्टिवनेस होना और एफिशिएंसी होना ये बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि इफ़ेक्टिवनेस में और एफिशिएंसी में डिफरेंस है। ठीक है, इफ़ेक्टिव होता है राइट चीज़ों को करना और इफ़ेक्टिवनेस होता है कि राइट चीज़ों को राइट वे से करना, ये इफ़ेक्टिवनेस होती है। ठीक है, अच्छा जी, देन बेटा अगर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम को डिवाइड नहीं करते, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड नहीं करते, अगर आप फंक्शंस को डिवाइड नहीं करते, तो डेफिनेटली आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन बंदा क्या काम परफॉर्म करे और कौन बंदा क्या काम परफॉर्म करे। कुछ काम होते रहेंगे, कुछ काम सिरे से ही नहीं होंगे, और वो ओवरऑल फिर पूरी एक यानी कि वो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिज़नेस तो ना हुआ ना। अब बिल्कुल अब एक छोटे से चलें बिज़नेस की एग्जांपल हम बाद में लेते हैं, आप घर में एग्जांपल ले लें कि अगर ये डिसाइडेड ना हो कि कुकिंग कौन करेगा, कपड़े कौन वॉश करेगा, घर की सफाई कौन करेगा, चीज़ों को कौन देखेगा, अगर ये चीज़ें डिसाइडेड ना हों तो हर बंदा ही लेटा सोया रहे, मोबाइल यूज़ करता रहे, कोई काम ना करे, तो फिर क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह से चीज़ें हुई तो घर चल सकते हैं? अगर एक घर नहीं चल सकता तो फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी? सो इट इज़ वेरी बेसिक रीज़न कि उन फंक्शंस को डिवाइड ही इसीलिए किया जाता है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा होती रहें और एक स्मूथ और एफिशिएंट वे में अदा होती रहें। ठीक है, इससे फिर क्या होता है कि टाइम की वेस्टेज भी नहीं होती, मनी भी वेस्ट नहीं होती, यानी कि इन्वेस्टर ने, ऑनर ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई होती है वो भी वेस्ट नहीं होती, और फिर जो एफर्ट्स होती हैं वो भी वेस्ट नहीं होती। ठीक है जी बेटा, अच्छा, और फिर क्या आता है आपके पास एक बेटर कोऑर्डिनेशन आ जाती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, स्टाफ के बीच में, अपर लेवल मैनेजमेंट के बीच में और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन होती है। और हाशिम नो, और उस कोऑर्डिनेशन के तहत जो है वो काम चलता रहता है, कोऑर्डिनेशन में बेटर वे में काम चलता रहता है और कंट्रोल भी क्या होता है, बेटर होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है हमारे पास कि हाउ शुड अ स्ट्रक्चर बी।
यानी कि एक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्या बस बना दिया और बना दिया, क्या वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होना चाहिए कि उसमें किसी किस्म की चेंजिंग्स, किसी किस्म की अगर आप कोई नई चीज़ उसमें लाना चाहते हैं, कुछ इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, कोई चेंज लेके आना चाहते हैं, कुछ स्किप करना चाहते हैं, तो आप क्या वो ना कर सकते हो। तो उसकी नेचर क्या एक्चुअली होनी चाहिए स्ट्रक्चर की। बेटा सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि एक्सेप्टेबल टू चेंज। समझ में आया? यानी कि एक जो स्ट्रक्चर है, अब जब आप अगला जो हमारा टॉपिक है जो कि है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, जब आप वो पढ़ेंगे, वो देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको जो है वो यानी कि ये तो होता ही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लिहाज से अपना स्ट्रक्चर चूज़ करती है। लेकिन एनी हाउ वो स्ट्रक्चर जैसा भी हो, किसी भी टाइप का हो, उसमें होना ये चाहिए कि वो एक्सेप्टेबल टू चेंज होना चाहिए। अगर टाइम के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से, टारगेट्स के लिहाज से, लॉस एंड प्रॉफिट की सिचुएशन को देखते हुए, कंपनी ग्रोथ को देखते हुए, हेल्थ देखते हुए, अगर उसमें किसी किस्म की चेंजिंग्स लाना यानी कि ज़रूरी है, तो वो एक्सेप्टेबल टू चेंज होना चाहिए। ठीक है, अब चेंजिंग्स जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। अब जैसे कोविड-19 के दौर था वो, एक मैं तो ये कहूँगी बहुत लंबा गया है वो, एनी हाउ कोविड-19 के दौर में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ जो कि पहले अच्छी अपने लिहाज से यानी कि अपने घर को वो ठीक तरह से चला पा रहे थे, अच्छी जगह पे जॉब कर रहे थे, उनको कोविड-19 में रिसेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, सोर्स ऑफ अर्निंग चला गया, सोर्स ऑफ इनकम चला गया, बहुत कुछ हो गया लोगों के साथ। तो इसमें ये चीज़ होती है कि एक जो स्ट्रक्चर जब ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, तो वो ऐसा बनाना चाहिए कि वो एक्सेप्टेबल टू चेंज होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्टेबल टू चेंज का मतलब ये सबसे बड़ी जो उसमें फैक्ट होना चाहिए, जो उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि चेंज इज़ नॉट कांस्टेंट। चेंज वो रियलिटी है इस यूनिवर्स की, इस वर्ल्ड की, इस अर्थ की, प्लैनेट की, कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है। यानी कि चेंज आना कभी रुक नहीं सकता, हर लम्हे, हर टाइम, हर सेकंड में जो है वो चेंज आता रहता है। तो चेंज चूँकि कांस्टेंट नहीं है, तो चाहे वो चेंज इंटरनल फैक्टर्स की बेसिस पे हो या एक्सटर्नल फैक्टर्स की बेसिस पे हो, उसको वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए आपके अपने स्ट्रक्चर के लिए। वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए आपके अपने स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, अब बेटा इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि आपने अपनी हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय अच्छा काम ना कर रहा हो और आपको उस इंटरनल फैक्टर की वजह से उसको निकालना पड़ा हो। ठीक है, तो उस निकालने में भी फिर क्या होता है जी बेटा, अच्छा जी, तो उस निकालने में भी फिर क्या होता है कि आपको आपका स्ट्रक्चर जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आपका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं, बेटा क्वाइट, मम्मा काम कर रही है ना, तो वो भी क्या होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, और अगर एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कोविड-19 की वजह से कोई चेंज आया और आपको लाना पड़ा अपने स्ट्रक्चर में चेंज, तो वो भी क्या होना चाहिए, वो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, देन स्ट्रक्चर जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेवरेटिज़म की बेस पे आपने गलत यानी कि एक सही जगह पे गलत बंदे को रख लिया हो और उस गलत बंदा फिर वो काम भी अच्छे से नहीं परफॉर्म कर सकेगा, और जब वो काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेगा तो आपकी फंक्शनैलिटी पूरी नहीं होगी, और जब आपके ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनैलिटी पूरी नहीं होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के काम एक जो है वो स्मूथ वे में नहीं चल सकते। तो वो जो है वो स्मूथ वे में नहीं चल सकते। अच्छा बेटा आगे जो है वो एक्सप्रेसिबल। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रक्चर जो है जब आप पे ऑडिट आता है, यानी कि एक ओनर से भी बड़ी जब अथॉरिटी आप पे आती है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वो आप
आपका आपके स्ट्रक्चर का हर पार्ट जो है वो एक्सप्रेसिबल होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कुछ भी कुछ ऐसा ना होना चाहिए जो आप लॉ के लिहाज से, लेजिस्लेशन के लिहाज से आप गलत कर रहे हों, और जब आपको उसको एक्सप्रेस करने का टाइम आए तो आपको उसको छुपाना पड़े। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो एक्सप्रेसिबल होना चाहिए इवन हायर अथॉरिटीज़ के लिए भी, और उसके साथ साथ जो आपके जो स्ट्रक्चर लेवल है, जो हायरार्की लेवल है, उन सब लोगों के लिए भी वो क्या होना चाहिए, एक्सप्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके एम्प्लॉयज़ को भी ये नहीं लगना चाहिए कि फेवरेटिज़म के बेस पे ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, इस फैक्ट को फॉलो ही नहीं किया गया जो कि ह्यूमन रिसोर्स का एक बेसिक रियलिटी है। और इस पूरे सेंटेंस और सिर्फ इस रियलिटी के बेस पे पूरे ह्यूमन रिसोर्स का सब्जेक्ट है। तो आपने जो है वो अपने क्या करना है, अपने यानी कि वो इनर लेवल के एम्प्लॉयज़ में भी एक्सप्रेसिबल होना चाहिए और आउटर लेवल के एम्प्लॉयज़ में भी वो क्या होना चाहिए, एक्सप्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब बेटा लास्ट जो पॉइंट रह गया है वो हो गया फुल ऑफ डायमेंशंस। अब बेटा स्ट्रक्चर चाहे आपका छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे वो किसी भी टाइप का है, वो होना ऐसा चाहिए कि उसमें हर एम्प्लॉय की, हर बंदे की, हर पार्ट ऑफ बॉडी के पास एक मुकम्मल डायमेंशंस हों। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला ने जब हमें बनाया तो अल्लाह ताला ने स्टमक को एक मुकम्मल डायरेक्शंस दे दी, डायमेंशंस दे दी कि स्टमक का हाल डे फर्स्ट से लेके आखिरी सांस तक स्टमक जो है वो अपना काम करता रहता है, क्योंकि उसको डाइजेशन की डायमेंशन अल्लाह ताला ने दे दी। ठीक है, उसको पता है कि ये काम मेरे ज़िम्मे लगाया है तो मैंने ये काम करना ही करना है, चाहे हालात किसी भी तरह के हैं, चाहे सिचुएशंस किसी भी तरह की हैं। ठीक है, सो हर बंदे को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि उस हायरार्की लेवल का हिस्सा है, उस स्ट्रक्चर का हिस्सा है, वो फुल ऑफ डायमेंशंस होना चाहिए, वो एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। उसके पास जो ऑर्डर्स हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, वो डायमेंशन फुल होनी चाहिए। उसको पता हो कि यार वेयर आई हैव टू गो एंड हाउ आई हैव टू गो। ओके, सो बेटा ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का टॉपिक था, उसका कॉन्सेप्ट था, उसके हमने फंक्शंस को डिस्कस किया, उसकी हमने नेचर को डिस्कस किया। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हैं वो टोटल 7 तरह की हैं, 7 टाइप्स हैं, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी की हुई हैं बेटा। वो हमारे पास हैं कि यस, अब इमेज ठीक हो गया जी बेटा। वो हमारे पास है कि हायरार्की स्ट्रक्चर, एक होता है हायरार्की स्ट्रक्चर जिसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तीसरा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। चौथा है हमारे पास नेटवर्क स्ट्रक्चर। फिफ्थ वन है डिविजनल स्ट्रक्चर। सिक्स्थ वन है लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और सेवन्थ वन है टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब बेटा इन सारे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स को हम 1 बाय 1 देखते हैं और इनको हम करते हैं। अच्छा बेटा, मैंने जब इनकी ये जो डिटेल लिखी है ये मैंने नीचे से शुरू किया है, ठीक है, क्योंकि नीचे से कॉम्प्लेक्स से सिंप्लिसिटी की तरफ आना ज़रा अंडरस्टैंडेबल भी, यानी कि उसको कॉम्प्रिहेंस करना भी मुश्किल होता है। तो दैट्स वाई मैंने जो है वो सिंपल से कॉम्प्रिहेंसिव की तरफ मैं गई हूँ। तो दैट्स वाई मैंने उसको जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ क्या किया है, स्टार्ट किया है। ठीक है, ओके बेटा, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो पहली टाइप है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, और वो है टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेटा ये तो बहुत इजी है ना, ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड है। आपने अपने क्लास में भी देखा है कि जब आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, असाइनमेंट्स दी जाती हैं, तो आपकी क्या बना दी जाती हैं, टीम्स बना दी जाती हैं। ठीक है, टीम्स का मतलब कि ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, और उस ग्रुप में किसी एक ज़्यादा एफिशिएंट बंदे को लीडर चूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, और वो लीडर क्या करता है, वो अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जिनके जो ग्रुप में होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको भी परफॉर्म करता है, और इसके साथ साथ वो अपने बाकी सारे ग्रुप मेंबर्स को भी वो क्या करता है, लीड करता रहता है, उनको बताता रहता है कि उन्होंने काम किस तरह से करना है, और अगर किसी काम की किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो काम इकट्ठे मिलके देख लिया जाता है। ठीक है, सो बेटा इसमें सबसे पहले क्या होता है कि टीम मेंबर्स यानी कि ग्रुप मेंबर्स बनाए जाते हैं, और उस ग्रुप को बनाने के पीछे गोल क्या होता है, एक कॉमन गोल होता है। चाहे उस ग्रुप में आप 5 मेंबर्स रखें, आप 10 मेंबर रखें, आप 15 मेंबर्स रखें, आप कोई भी नंबर रख रहे हैं, लेकिन उन सब का कॉमन गोल होगा, उन्होंने एक ही प्रोजेक्ट के लिए काम करना है, एक ही असाइनमेंट के लिए काम करना
है, एक ही टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन के लिए काम करना है, ठीक है। अब टास्क इंडिविजुअल, लेकिन इसमें होता क्या है कि होते तो ज़्यादा लोग हैं, 5, 10, 15 एक ग्रुप में, लेकिन टास्क जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप डिवाइड कर देते हैं कि यार अगर प्रेजेंटेशन है, अब जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में, जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो प्रेजेंटेशंस होती थी, तो समटाइम्स हमारे 7 स्टूडेंट्स के भी ग्रुप्स बनते थे। तो हम क्या करते थे कि हम जो हमारी असाइनमेंट, टॉपिक ऑफ असाइनमेंट होता था या टॉपिक ऑफ प्रोजेक्ट होता था, हम उसको पूरा पहले एनालाइज करते थे कि यार क्या ये हमें इसमें ये एक्चुअली हमें करना क्या है, किस किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने पे करनी है। तो फिर उस सबको एनालाइज करने के बाद हम क्या करते थे, हम एम्प्लॉयज़ को उनकी कैपेसिटी के लिहाज से, यानी कि जो स्टूडेंट जिस चीज़ में ज़्यादा अच्छा होता था उस पर हम उसको क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे, ठीक है। और उनको हम एक इंडिविजुअली फिर टास्क दे देते थे। बट आगे डिसीजन मेकिंग जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि हर बंदे का अपना अलग से एक सेपरेट व्यू होता है, और उस व्यू के लिहाज से जब डिसीजंस आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे और पॉजिटिव डिसीजंस आते हैं, ठीक है। दैन बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि एक बंदे को के लिए एक प्रॉब्लम को हैंडल करना और उससे सॉल्व करना मुश्किल होता है। जब सब लोग मिल के उस चीज़ को देखते हैं तो वो काम भी थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। सो बेटा ये था हमारा टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 17, उसमें हम बाकी के 6 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। एंड आई होप सो बेटा कि आपको समझ में आया हो। मैं माजरत चाहती हूँ कि आज हाशिम बीच में आ गया था लेक्चर में, तो उसकी वजह से माइट भी पॉसिबल कि कुछ डिस्टर्बेंस हुई हो, क्योंकि मुझे उसको भी साथ साथ देखना पड़ता है, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। बट मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि अगर हाशिम है भी मेरे पास तो वो मैं फिर उसको आपका काम डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो बेटा कोई भी क्यूरी हुई आप मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।